नमस्कार साथियों, मैं मोहित कुमार। देखिए, आज आपके लिए मैं एक जो सोल्ड पेपर है बीएड का जो सोल्ड पेपर है 2017 का, उसे आज यहाँ पे मतलब हम करने वाले हैं, सीखने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं उसकी। मैं थोड़ा सा आपको बीएड एंट्रेंस के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि हमने एक वीडियो उसके लिए बना कर डाल भी दिया है। 1 फरवरी, जी हाँ, 1 फरवरी को इसका विज्ञापन जारी हो सकता है बीएड एंट्रेंस का, ठीक है। और 19 मई को इसकी परीक्षा रखी गई है, वो हो सकती है। और इस बार भी आपका जो लखनऊ विश्वविद्यालय है वही इस एग्ज़ाम को आपका कराएगा, ठीक है साथियों। तो चलिए इस पेपर को देख लेते हैं। छोटी सी जानकारी देनी थी मुझे, और इस पेपर को देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है और इसको काफ़ी आपकी प्रैक्टिस को ये आगे बढ़ाएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, आमलक का तद्भव शब्द है। आमलक का तद्भव शब्द है। देखो, जो आमलक है उसका जो तद्भव है वो आंवला होता है, ठीक है। आमलक आपका ये तत्सम भाषा में बोला जाता है, आंवले को आमलक तत्सम भाषा में। देखो, मैं आपको थोड़ा तत्सम और तद्भव के बारे में बताना चाहता हूँ। हालांकि हमने सारी वीडियोस बना के रख रखी हैं आपके लिए, मतलब पूरा कलेक्शन हो चुका है बीएड एंट्रेंस का, जितना भी हम मतलब बीएड के एंट्रेंस में आता है, ठीक है। उसमें सारी वीडियोज हम बना चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहता हूँ। जो तत्सम शब्द होते हैं, तत्सम का मतलब होता है तत्सम, यानी कि संस्कृत के समान। तत् माने उसके माने यानी कि किसके, यानी कि संस्कृत के। क्योंकि जो हमारी हिंदी भाषा जो आई है वो संस्कृत से ही आई है, ठीक है। संस्कृत हिंदी की जननी है, ठीक है। तो जो संस्कृत जैसे शब्द हैं बिल्कुल, उनको हम तत्सम शब्द बोलते हैं। और जो हिंदी रूपांतर यानी कि तत्सम, यानी कि ये एक प्रकार से पैदा होकर आए हैं, यानी कि इनका रूपांतरण होकर आया है, वे शब्द आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं, ठीक है साथियों। चलिए, तो पहले इसका 51 का आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी तत्सम तद्भव का। यह तिनके का तत्सम, यहाँ पे तत्सम पूछा है। देखो, तत्सम तिनका का जो तत्सम शब्द होता है वो तृण होता है, ठीक है। तृण याद रखना है आपको, इसका क्या होता है, तृण। देखो, मैं आपको और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। जो आपके तत्सम शब्द होते हैं उसमें ये जैसे रा है, ठीक है, आधे शब्द ज़्यादा होते हैं, जैसे नीचे वाला रा ये, या फिर ये वाला रा, या फिर आपके इसमें कुछ ज़्यादा अक्षर होते हैं, या फिर आपके अक्षय त्रय अज्ञ, ये शब्द ज़्यादा होते हैं, ठीक है। मैं तत्सम और तद्भव इनकी वीडियो बना चुका हूँ, आप वहाँ से भी हम पढ़ सकते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तकदीर शब्द है। देखो, जो आपका तकदीर शब्द है वो एक फारसी शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द है। मैं ये सारी वीडियोज़ बना चुका हूँ, आपका तत्सम तद्भव और आपका देशज विदेशज ये सब हो चुके हैं, ठीक है। और तकदीर आपका एक अरबी शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए, प्रागुण ये भी एक तत्सम शब्द है। द्विषष्टि ये भी आपका तत्सम शब्द है। और पीढ़ी ये आपका एक तद्भव शब्द है, ठीक है। एक हिंदी का है। वैसे हम हिंदी बोलचाल में ज़्यादातर मतलब जो हम करते हैं वो तद्भव शब्दों का ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये कैसा है, पीढ़ी। पीढ़ी यहाँ आपका तत्सम शब्द नहीं है। विग्रह भी आपका तत्सम शब्द ही है, ठीक है। तो नहीं पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं। जिन शब्दों का रूप सदैव एक समान रहता है उन्हें क्या कहते हैं। देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन शब्दों का एक समान रूप रहता है उनको अवयव बोलते हैं, ठीक है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल से इसको दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं कहूँ आज वह आएगा, वह आएगा, ठीक है। फिर मैं कहूँ आज वह आएगी, तो आएगी में क्या होगा, देखो ये क्रिया बदल गई ना, ठीक है। या अगर मैं से कहूँ आज वे आएंगे, तो ये क्रिया बदल रही है, ठीक है। लेकिन जो आज है आपका ये नहीं बदल रहा है, और ये कर्ता भी बदल रहे हैं आपके। तो जो आपका जिस शब्द में सदैव एक समान रहता है जो शब्द, वे अवयव शब्द कहलाते हैं। अवयव की परिभाषा यही होती है। देखो, अवयव का मतलब क्या होता है, ए प्लस वह का मतलब क्या होता है, जो खर्च ना हो या समाप्त ना हो या खत्म ना हो। ए का मतलब ना नहीं, यानी कि मत के लिए तो ए लगता है, यानी कि जो खत्म ना हो या जो परिवर्तित ना हो उसको हम क्या बोलते हैं, अवयव बोलते हैं। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा अवयव। नेक्स्ट देख लेते हैं, धीरे चलो में अवयव का कौन सा प्रकार है। देखो, जो धीरे चलने की बात है वो एक आपका क्रिया विशेषण है, ठीक है। अवयव के भी 4 प्रकार होते हैं। ये आपका क्रिया विशेषण, संबोधन, समुच्चय बोधन, विषय बोधक, ये आपके अवयव के अंतर्गत ही आते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्रिया विशेषण है। देखो, चलिए चलने की जो आपका चलना है उसकी परिभाषा दे रहा है, यानी कि उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषता है ना, धीरे चलने की ये विशेषता बता रहा है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। देखो, जो मैंने बताया था आपको, जो विशेषण होते हैं वो आपके मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। ये विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, इन सब की वीडियोज बन चुकी है। पूरे बीएड एंट्रेंस की हम
पूरे बीएड एंट्रेंस के लिए हम वीडियो बना चुके हैं, थोड़ी वीडियोज़ बची हुई है वो मतलब जल्दी इस पर अपलोड हो जाएगी, ठीक है। अनुज जीएस अकेडमी, अनुज जीएस अकेडमी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपके काफ़ी कुछ इस ऐप के पर आपके लिए काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट मतलब वहाँ पे डाटा है, कंटेंट्स काफ़ी डला हुआ है, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस वाक्य में परिमाणवाचक क्रिया विशेषण? परिमाणवाचक का मतलब क्या होता है? जिस विशेषण में परिमाण की बात हो। अब देख लेते हैं परिमाण की बात कैसे है। खेल का मैदान लंबा है, देखो ये एक लंबाई चौड़ाई ये गुणवाचक होता है। कैसा होता है? गुणवाचक विशेषण होता है। पंकज अच्छा है, ये भी गुणवाचक है, ठीक है। मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, मैं सफ़ेद कमीज नहीं पहनता, ये भी आपका एक मतलब परिमाणवाचक नहीं है ये, ठीक है। इस बार बारिश में बहुत ओले पड़े, देखो जो बहुत शब्द आया है, बहुत क्या है? बहुत, थोड़ा, ये परिमाण है, परिमाण दर्शाते हैं ना, मैग्नीट्यूड को दर्शाते हैं ये, ठीक है। और मैग्नीट्यूड जहाँ पे होता है वहाँ पे कैसा होता है? आपका परिमाणवाचक क्रिया विशेषण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? परिमाणवाचक का इस बार बारिश में बहुत ओले, जो ये बहुत शब्द आया ना ये परिमाणवाचक होता है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं 58। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण है? कालवाचक का मतलब क्या है? जिस विशेषण से हमें ये क्लियर होता है कि समय को बताता है। देखो इसमें समय से तुम एकदम क्लियरली समझ जाओगे, कालवाचक से ही आज, जो आपका आज है वह एक कालवाचक शब्द है, ठीक है। बारी बारी, भीतर, यथासंभव ये नहीं है। चलिए जी नेक्स्ट है आपका, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? देखो क्रिया विशेषण का अशुद्ध किस में है? देखो मैं समझाता हूँ, ये दोनों 59 और 60 दोनों एक से ही क्वेश्चन है, ध्यान से समझना है इनको दोनों को, एकदम समझ जाओगे आप। वह तेज दौड़ता है, इसमें तो आपका क्रिया विशेषण है। देखो दौड़ने की ये परिभाषा, दौड़ने की विशेषता बता रहे हैं ना कि तेज दौड़ता है, तो ये आपका देखो ये जो शब्द है ये तेज, ये दौड़ने की विशेषण यानी कि क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो इसके अंदर क्रिया विशेषण है। इन्होंने अशुद्ध पूछा है, इसके अंदर तो है। तुम यहीं ठहरो, देखो ये ठहरने की बात बता रहा है कि यहीं ठहरो, ये भी इसके अंदर भी क्रिया विशेषण है। सारे कलाकार ऊपर हैं, ये भी इसमें भी क्रिया विशेषण है। धूप में चला नहीं जाता, देखो ये यहाँ पे क्रिया विशेषण नहीं है, ये एक प्रकार का वाच्य होता है। और किस प्रकार का होता है? भाववाच्य। आपने वाच्य पढ़े होंगे, ठीक है। वाच्य के अंतर्गत ही बात आती है, तो वहाँ पे ये भाववाच्य होता है, ठीक है। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, इन सब की वीडियो बन चुकी है। चलिए जी देखो इस क्वेश्चन में भी ऐसा ही है लगभग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? दोनों एक जैसे ही हैं। लगता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसके अंदर भी क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं, उसे थोड़ा भी कुछ कहा कि काम बिगड़ जाएगा, थोड़ा भी कुछ ये है ना, जो ये आपका क्रिया विशेषण है। मोहन से खाया नहीं जाता, देखो फिर वही बात आ गई जैसे ऊपर में, चला नहीं जाता, ये भाववाच्य होता है आपका, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट होता है। बालक तेज दौड़ता है, ये तो आपका यही वाला है, सही है तो, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। इसने पूछा प्रयोग नहीं हुआ है तो सी होगा, ये भाववाच्य है, यहाँ क्रिया विशेषण नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं 61। वह गलती होने से, देखो आप देखिए आप क्लियरली समझ जाओगे। वह गलती होने से बहुत डरती है, वह गलती होने से तेज डरती है, वह गलती होने से अचानक डरती है, वह गलती होने धीरे धीरे डरती है। इसमें बहुत आपका क्रिया विशेषण आएगा, ठीक है। ये आपका ए ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसमें पूछा गया है कि देवी अर्पण का संधि विच्छेद क्या है? देवी अर्पण, देवी अर्पण हो जाता है ना, तो ये शुद्ध होता है इसका आपका देवी अर्पण। बी ऑप्शन इसका सही होगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि इसके अंदर यण संधि होती है, ठीक है। जहाँ पे भी आपका ये यह बनता है और उससे पहला अक्षर आधा बन जाता है, तो वहाँ पे यण संधि होती है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपसर्ग का प्रयोग, देखो उपकार, उपकार में उपसर्ग है, उप अलग है, कार अलग है, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। लाभदायक में वो बाद के जो अक्षर है प्रत्यय लगा है इसमें, ये पन में प्रत्यय है, दार में प्रत्यय है, यानी कि उपसर्ग का प्रयोग केवल उपकार में हुआ है, ठीक है। उपकार, उप आपका यहाँ पे उपसर्ग है। नेक्स्ट है आपका, अनिच्छा में प्रयुक्त उपसर्ग है अनिच्छा। देखो अनिच्छा में जो आपका उपसर्ग है वो अन है, अन प्लस इच्छा, अनिच्छा बन जाएगा, तो बी उसका ऑप्शन सही होगा, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, इंद्रियों को बस में रखने वाला क्या कहलाता है? देखो ये आपका वो है, एक वाक्य मतलब एक वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्य के लिए पूरे के लिए एक शब्द, उसको बोलते हैं हम इंद्रजीत, ठीक है। जो अपनी इंद्रियों को बस में रख लेता है या इंद्रियों को जीत जाता है उसे क्या बोलते हैं? इंद्रजीत। नेक्स्ट और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, आप गलत हो सकता है ये।
मतलब गलती मत कर देना इसमें। जिसका अनुभव किया गया हो, देखो जिसका अनुभव किया गया हो, सब बहुत लोग सोचेंगे अनुभवी होगा वो, ठीक है, नहीं, लेकिन अनुभवी गलत है यहाँ पे। जिसका अनुभव किया गया हो वो अनुभूत कहलाता है। जिसका अनुभव हम कर चुके हैं उसे क्या बोलते हैं? अनुभूत। अनुभवी उसको बोलते हैं जिसके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, तो अनुभवी व्यक्ति के लिए है। और ये है जिसका अनुभव किया गया, यानी कि कार्य के लिए शब्द आया है अनुभूत, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? अनिर्वचनीय शब्द का सही अर्थ क्या है? अनिर्वचनीय, तो इसका अगर आप करके देखोगे इसको अलग अलग, अनिर्वचनीय, ठीक है, इसका मतलब क्या होगा? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, ठीक है। वचन का मतलब क्या है? मन के बात करना, वाणी द्वारा बात करना। निये और ए आ रहा है स्टार्टिंग में, इसका मतलब नहीं, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या होगा आपका? जो वाणी द्वारा, यानी कि जो शब्दों के द्वारा बयान ना किया जा सके, व्यक्त ना किया जा सके, उसको अनिर्वचनीय बोलते हैं, ठीक है। बाकी ये सब मन को आनंदित करने वाला गलत है, ये भी, इसको प्राप्त ना किया जा सके, ये गलत है सब। चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं। वकील किस भाषा का शब्द है? वकील किस भाषा का शब्द है? देखिए, वकील भी आपका अरबी भाषा का ही शब्द है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, यानी कि पूछा गया है उपसर्ग रहित कौन सा है। देखो साथियों, पहले तो हम समझते हैं उपसर्ग होते क्या हैं। उपसर्ग में मामला होता है जो पहले शब्द होते हैं, मतलब जो, यानी कि उपसर्ग वे होते हैं जो हम किसी शब्द के साथ पहले अक्षर जोड़ते हैं, वो उपसर्ग कहलाता है, पहले जुड़ता है, ठीक है। प्रेफिक्स बोलते हैं इसको इंग्लिश में। पहले जुड़ने वाला अक्षर आपका उपसर्ग कहलाता है, और दोनों में जुड़ के वे उसका नया अर्थ पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखो संयोग, संयोग में तो सन आपका ये है ही यहाँ पे संयोग, तो इसमें उपसर्ग है। विदेश में वी उपसर्ग है। अत्यधिक में अति उपसर्ग है आपका, ठीक है। सुरेश, सुरेश में उपसर्ग सु नहीं है, क्योंकि देखो उपसर्ग की बात क्या होती है, उपसर्ग भी वहाँ लगता है जो दूसरा शब्द भी आपका एक सही अर्थ दे। रेस कोई अर्थ नहीं देता, ठीक है। रेस का कोई अर्थ थोड़ा ही होता है, रेस कुछ नहीं होता। तो ये पूरा एक ही शब्द है सुरेश, ठीक है, इसके अंदर उपसर्ग आपका निहित नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपको बात याद रखनी है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। महिमा शब्द में किस प्रकार का प्रत्यय लगा हुआ है? देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। महिमा में प्रत्यय, देखो प्रत्यय में बताना चाहता हूँ, प्रत्यय आपके बाद में जुड़ते हैं, शब्द के बाद में, पीछे वाले हिस्से में जुड़ते हैं, ठीक है। तो महिमा में की जो संधि विच्छेद होती है सही, तो यानी कि मह प्लस इमा, ये ऐसे बनता है सब। तो इसका जो प्रत्यय होगा वो इमा होगा, ठीक है। हिमा मत लगा दियो, ना माँ लगा दियो, ठीक है। बहुत लोग इसकी तरफ सोच रहे होंगे, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 71। आड़े हाथों लेना मुहावरे का अर्थ है। देखो आड़े हाथों लेने का मतलब होता है, यानी कि किसी को बहुत जम कर खूब सुनाना ढंग से, ठीक है ना। तूने सुना भी होगा, कहा है तो आड़े हाथों ले लिया उसे, ठीक है, यानी कि उसकी बिल्कुल सही से खरी खोटी सुनाना, ये होता है इसका अर्थ, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा है। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ है। देखो सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ होता है, देखो थोड़ा समझो इसको, आप मुहावरे को एक तुरंत आंसर निकाल लोगे आप इसका। सूरज कितना विशाल, कितना मतलब प्रकाशवान होता है, ठीक है, उससे ज़्यादा प्रकाश तो शायद और किसी तारे में नहीं होगा, ठीक है। सूरज कितना विशाल होता है और हम उसको दीपक दिखाएं, दीपक दिखाने का मतलब दीपक में कितना प्रकाश होता है, बहुत थोड़ा सा। तो इस बात का क्या अर्थ है, यानी कि किसी व्यक्ति की बहुत तुच्छ प्रशंसा करना, यानी कि कोई बहुत प्रेजेबल हो, बहुत प्रशंसनीय हो और उसकी आप थोड़ी सी प्रशंसा करें, तो आपका वो उसे बोलते हैं सूरज को दीपक दिखाना। तो इसका बी आंसर सही होगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। पंचानन में कौन सा समास है? देखो पंचानन, पंच में, इसमें पंचानन में क्या हो रहा है, पंचानन में पंच आ रहा है ना, पाँच, पंच का मतलब क्या होता है, पाँच। तो जिस समास में पहला पद आपका संख्यावाचक होता है, जिस समास का पहला पद संख्या वाला होता है, संख्यावाचक होता है, वहाँ पे आपका द्विगु समास होता है। तो इसके अंदर आपका द्विगु समास है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो और क्वेश्चन देखते हैं, चलिए ये देख लेते हैं 74। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। युद्ध की इच्छा रखने वाला, देखो युद्ध की इच्छा रखने वाला होता है युत्सु, ठीक है। और जो मुमुक्षु शब्द आता है वो आता है जो मोक्ष की इच्छा रखता है, मोक्ष की इच्छा, उसको बोलते हैं हम मुमुक्षु। और जो युद्ध की इच्छा रखता है उसको बोलते हैं युत्सु, ठीक है। और बहुश्रुत कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सुना जाता है कोई, ठीक है, जो जैसे कहते हैं ना बहुत ट्रेंड में चल रहा है गाना, तो ऐसे कोई ट्रेंड में कोई बात चलती है उसे बहुश्रुत कहते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है फिर आपका
75 दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो। देखो जिनकी जो अपने दिशाओं को ही अपने वस्त्र मान लेते हैं उनको दिगंबर बोलते हैं। दिगंबर, और मैं आपको थोड़ी जानकारी और बढ़ाऊँ आपकी, श्वेतांबर और दिगंबर दो जैन धर्म की दो शाखाएं हैं। ठीक है, जैन धर्म की दो शाखाओं के नाम है दिगंबर और श्वेतांबर। श्वेतांबर वाले वस्त्र पहनते हैं और दिगंबर वाले वस्त्र नहीं पहनते। वो ऐसा मानते हैं कि जो दिशाएं हैं, चारों 10 दिशाएं हैं, उन वही हमारे वस्त्र हैं। ठीक है, तो उनको दिगंबर बोलते हैं। डी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट देख लेते हैं, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन। वह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके। देखो वह कवि, तत्क्षण का मतलब क्या होता है? तत्क्षण का मतलब होता है जो एकदम, यानी कि कोई चीज़ देखी और तुरंत उसके लिए कविता लिख दे, कविता कह दे। ठीक है, मान लिया किसी ने एकदम वृक्ष देखा, कोई सुंदर सा वृक्ष देखा या कोई पुष्प देखा, ठीक है, और उसके लिए तुरंत उसके वो कविता का इजाद कर दे, कविता बना दे। ठीक है, उसको बोलते हैं आंसू कवि। याद रखना है आपको, जो तुरंत कविता करे उसको आंसू कवि बोलते हैं। नेक्स्ट है जी आपका क्वेश्चन, तृष्णा का पर्यायवाची है। देखो तृष्णा का मतलब होता है एक प्रकार से प्यास। ठीक है, और यहाँ पे जो उसका पर्यायवाची निकलेगा वो निकलेगा जी लिप्सा। ठीक है, तृष्णा का पर्यायवाची होता है लिप्सा। ठीक है, प्यास होता है इसका शुद्ध नाम, तृष्णा भी बोलते हैं, प्यास, लिप्सा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 78, ये आपका उच्छल का विलोम शब्द क्या है। देखो इस पहले तो इसका अर्थ जान लीजिए, फिर आप विलोम बहुत आसानी से निकाल दोगे। जो आपका ये होता है उच्छल, इसका अर्थ होता है बहुत चंचल सा व्यक्ति। ठीक है, यानी कि बहुत चंचल, एक प्रकार से ये समझ लीजिए जैसे कहते हैं ना शैतान सा, कहते हैं ना बच्चे को बोल देते हैं बहुत चंचल है तो बहुत शैतान है, नोटी सा। ठीक है, तो उसका विलोम होता है विनम्र, यानी कि बहुत साधारण स्वभाव का। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर आपका, वह कथा जो जन साधारण में प्रचलित हो, यानी कि जो हर जगह चलती हो, यानी कि जिसके बारे में सभी जानते हो, तो उसको बोलते हैं किंवदंती। कोई ऐसी प्रचलित कथा जो वो किंवदंती कहलाती है, जो साधारण हर आदमी जानता है। जैसे आपका रामायण है, मतलब 99% लोग जानते ही होंगे रामायण के बारे में। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, निष्कपट शब्द में उपसर्ग है। देखो बहुत लोग सोच रहे होंगे इनमें से आंसर होगा। ठीक है, लेकिन इनमें से आंसर नहीं है साथियों, इसका जो आंसर है वो निस है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो जैसे आपका होता है बहुत सारे ऐसे शब्द हैं, मान लिया आपका एक शब्द है दुष्चरित, एक ऐसा होता है दुष्चरित, तो वो अगर जब उसको आप लिखते हैं तो आप ये बन जाता है। ठीक है, होता क्या है, दु होता है, ये होता ये है वो उपसर्ग। ठीक है, तो इसी प्रकार यहाँ पे जो आपका उपसर्ग होता है वो निस होता है इसका, और जब ये इसके निकट आता है यानी कि इनके बीच में संधि होती है निष्कपट, तो फिर वो इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, लेकिन इसका उपसर्ग ये होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है जी आपका, प्रत्यय शब्द निर्मित कैसे होता है। देखो प्रत्यय शब्द इस प्रकार निर्मित होता है, यानी कि जो इसकी संधि विच्छेद है वो ऐसा है, प्रति प्लस अय, और फिर बताऊँ मैं तुम्हें यण संधि है इसके अंदर का, अगर संधि के बारे में भी आपको पता करना है, प्रत्यय है। ठीक है, तो प्रत्यय हो जाता है यण संधि। चलिए जी फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सच्चिदानंद शब्द का संधि विच्छेद। देखो इसमें 3 शब्द मिले हुए हैं, सत चित आनंद, सत चित आनंद। ठीक है, देखो ये दया बन रहा है ना, ये संधि के कारण ही दया बनता है यहाँ पे, नहीं तो ये दया नहीं होता कभी कोई इसको लगा दे, ये गलत है। ठीक है, ये सत चित आनंद होता है, सत का मतलब सच्चा, चित का मतलब हृदय, आनंद मतलब आनंदित। ठीक है, तो ये बन जाता है आपका सच्चिदानंद, और जब पूरी संधि होती है तो ये सच्चिदानंद बन जाता है, इसके अंदर व्यंजन संधि होती है। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट है आपका, यह मूंग और मसूर की दाल का अर्थ है। यह मूंग और मसूर की दाल, देखो इसका मतलब होता है बहुत से व्यक्ति में बहुत कम योग्यता होती है, वह अपनी योग्यता से, लेकिन उसकी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि योग्यता कम, डिजर्व कम करता है वो, लेकिन डिमांड ज़्यादा करता है। ठीक है, तो इसका अर्थ यह है जिसके अंदर योग्यता कम हो लेकिन उम्मीद ज़्यादा पाना की हो। ठीक है, तो उसको बोलते हैं यह मूंग और मसूर की दाल। ठीक, चलिए जी नेक्स्ट है फिर आपका, चित्त पर चढ़ने का अर्थ। देखो चित्त क्या होता है, हृदय। चित्त पर चढ़ने का अर्थ होता है खुशियाँ मनाना नहीं होता, अत्यंत प्रिय भी नहीं होता। ठीक है, इसका चित्त पर चढ़ने का मतलब होता है जो सदा स्मरण, मतलब जिसको हम सदा याद रखते हैं। स्मरण का मतलब होता है याद रखना, जिसको हम सदा याद रखते हैं, रखने योग्य होता है, उसको को बोलते हैं चित्त पर चढ़ना। चलिए जी नेक्स्ट है फिर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, निम्नलिखित लोकोक्तियों का अर्थ बताइए। असर्फ या लुटे
कोयले पर मोहर। देखो समझिए इस बात को, असरफिया होती हैं जो हीरे जवाहरात होते हैं ना, ज्वेलरी, ज्वेलरी का हम क्या बोलते हैं, असरफिया बोलते हैं। यानी कि पहले मतलब एक उर्दू शब्द है ये, ठीक है, असरफी। तो असरफियाँ लूटे कोयले पर मोहर, हम मोहर लगाए हम कोयले पर। इसका मतलब क्या है, यानी कि इसका अर्थ होता है मूल्यवान वस्तु की तो अपेक्षा करें और तुच्छ वस्तु का ध्यान करें। उपेक्षा आएगा यहाँ पे, ये अपेक्षा नहीं उपेक्षा। उपेक्षा का मतलब इग्नोर करना, यानी कि मूल्यवान वस्तु की तो उपेक्षा करें और जो छोटी सी वस्तु है तुच्छ वस्तु उसका ध्यान करें। ठीक है, समझ में आ गई ना ये बात। और असरफिया तो लूट रही हैं और कोयले को हम उस पर मोहर लगा रहे हैं कि कोयला अच्छा है। ठीक है, तो इसका ये अर्थ है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देख लेते हैं इसको। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। देखो हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत का मतलब होता है असंगत बातें। जैसे मान लिया, अगर मैं एग्जांपल दूँ आपको, कोई व्यक्ति मान लिया, चलो ऐसा मानते हैं क्रिकेट की बात करते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति मैच तो क्रिकेट का दे रहा हो स्टेडियम में और बातें करने लगे फुटबॉल के मैच की, तो वहाँ पे क्या आएगा, यानी कि असंगत बात हो जाएगी ना। तो वहाँ पे ये कहावत मानी जाएगी, हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अत्युत्तम के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है। ये क्या है आपका, अति उत्तम, और अति उत्तम में आपका बी ऑप्शन है। देखो ठीक है, अति प्लस उत्तम, और इसके अंदर भी यण संधि है। देखो यण संधि की मैं आपको पहचान बताना चाहता हूँ। यण संधि में एक तो यह बन जाता है और यह से पहले वाला अक्षर आधा बन जाता है। देखो अति था ना ये, तो ये आधा बन गया और ये ऊ का यह बन गया। ठीक है, तो ये आपका ऐसा आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है जी आपका गर्व शून्य शब्द में समास है। देखो गर्व शून्य का अर्थ जान लीजिए पहले, क्लियर बता दोगे आप। गर्व से शून्य, गर्व से शून्य यानी कि जिसका मतलब जो गर्व है, प्राउड है, वो जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो गर्व से शून्य, तो जहाँ बात से की आती है वहाँ पे आपका कर्ण होता है, कर्ण कारक। ठीक है, मैं कारक वगैरह ये सब की वीडियो बना चुका हूँ, समास की भी बना चुका हूँ, यानी कि उस पर बहुत कुछ इस ऐप पर हमने अपलोड कर दिया है। ठीक है साथियों, अगर कोई बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहता है हमसे, तो आप हमारे इस अनुज जीएस एकेडमी के ऐप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, उसमें वहाँ पे फ़ोन नंबर वगैरह भी सब कुछ ऐड है वहाँ पे। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। खालिस्तान है दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार है। देखो मतलब इसमें से बताना है कि किस कारण से राष्ट्रीयता का आधार है। देखो वो धर्मनिरपेक्ष से हो सकता है। ठीक है, धर्मनिरपेक्ष दृष्टि राष्ट्रीयता का आधार होता है। देखो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यानी कि वह देश जो किसी भी धर्म को बढ़ावा ना दे, यानी कि बढ़ावा देने का मतलब है ऐसा नहीं कि जैसे मान लें पाकिस्तान है आपका, पाकिस्तान सिर्फ वहाँ पे इस्लाम धर्म की बात करता है, हिंदू धर्म की बात नहीं करता। लेकिन भारत देश कैसा है, भारत में निरपेक्षता यानी कि सभी धर्मों का बराबर आदर, सभी धर्मों का बराबर आदर। तुमने देखा होगा यहाँ सब हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या आपके ईसाई हो, इनका सभी धर्मों की बराबर बात की जाती है, सबके लिए नियम बराबर होते हैं। ठीक है, जबकि पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। तो जो आपका राष्ट्रीयता का आधार होता है वो धर्मनिरपेक्ष होता है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखो शुद्ध छांटना है। देखो शुद्ध वर्तनी या शुद्ध वाक्य आप तभी छांट सकते हो साथियों जब आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखते हो या ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। भानु, देखो भानु पे ये वाली मात्रा आती है, ऊ वाली आती है। ठीक है, बड़ा ऊ वाली आती है, ये वाली नहीं आती। ठीक है, तो ये गलत है। फिर आता है आपका वृक्ष, वृक्ष ऐसे नहीं लिखा जाता, इसमें ये रै ऋषि वाला रै नीचे से निकलता है। तीसरा ऐतिहासिक भी गलत है, ऐतिहासिक पर बड़ा ए बनता है। ठीक है, आई बनता है ये ऐनक वाला। ठीक है, और आकांक्षा, आकांक्षा आपका सही है। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका आकांक्षा है। चलिए जी, शुद्धवर्तनी आकांक्षा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। निम्नलिखित में से 91, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यामिनी का पर्यायवाची नहीं है। देखो यामिनी का एक तो अर्थ समझिए आप, ये मतलब क्या होता है। यामिनी का अर्थ होता है रात, रात्रि। ठीक है, और यहाँ पे पर्यायवाची नहीं है। निशा, निशा भी रात का ही पर्यायवाची होता है। रजनी भी, विभावरी भी आपका रात का ही पर्यायवाची होता है। लेकिन दिवस आपका पर्यायवाची होता है दिन का। ठीक है, तो इसने ये पूछा था कि यामिनी का पर्यायवाची नहीं है, तो आपका दिन नहीं है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आधी रात का समय क्या कहलाता है। देखो बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आधी रात का जो समय होता है उसको निशीथ बोलते हैं, निशीथ। जैसे तुमने देखा हो ना, जब दिन निकलने को होता है उसको क्या बोलते हैं, पसर। ठीक है, ऐसे ऐसे नाम होते हैं ना, पसर, शाम। शाम का मतलब क्या होता है, जब दिन जाने वाला होता है, ढलने वाला होता है, उसको शाम बोलते हैं। तो ऐसे ही आधी रात का समय निशीथ कहलाता है। फिर नेक्स्ट है जी आपका 93 से 95 तक आपको उल्टे शब्द देखने हैं, यानी कि विपरीतार्थ देखने हैं। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। 93, कर्षण का विलोम क्या होगा। देखो मैं बताऊँ आपको, कर्षण का विलोम विकर्षण होता है। ठीक है, याद रखना है आपको ये बात।
नेक्स्ट है आपका सुषुप्त। सुषुप्त का अर्थ होता है, पहले तो इसका अर्थ ही जान लीजिए, विलोम आप एकदम लगा देंगे। सुषुप्त का मतलब होता है सोया हुआ, सोया हुआ। और सोया हुआ का उल्टा क्या होता है, जागा हुआ यानी कि जागृत। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर आपका विहित। देखो विहित का अर्थ जान लीजिए। विहित का अर्थ होता है मतलब कोई कानूनी कार्य, यानी कानूनी कह लीजिए, या एक प्रकार से करने योग्य कार्य कह लीजिए, करने योग्य कार्य, ठीक है, तो उसको बोलते हैं विहित, ठीक है। और इसका उल्टा होता है निषेध। निषेध का मतलब क्या होता है, गलत कार्य, यानी कि मना करना किसी चीज़ के लिए, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देख लेते हैं 96 का। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। देखो शुद्ध शब्द छांटना है इसमें, तो दीर्घायु, दीर्घायु के लिए इसमें 4 ऑप्शन है। दीर्घायु ऐसे तो बनता नहीं, बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं बनता। कुछ लोग इनमें कन्फ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन दीर्घायु ऐसे सही बनता है। तो अब दीर्घायु को बोल के देख लीजिए, तो घा की आवाज़ से पहले आपको रा की आवाज़ मिलेगी, तो इसलिए ये ए इसकी वर्तनी सही होगी, दीर्घायु, ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका नौ का शब्द का पर्यायवाची है। नौ का शब्द का जो पर्यायवाची होता है वो तरी होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। तरी, तरी का मतलब तैर के पार होने वाली, उसको तरी बोलते हैं नौका को, ठीक है। नेक्स्ट है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना इसको भी। तीनों कालों को जानने वाले को क्या कहते हैं। देखो तीनों कालों को जानने वालों को, जो तीनों कालों को जानने वाला उसको त्रिकालज्ञ बोलते हैं। जहाँ बात जानने की आएगी ना, उसके लास्ट में अज्ञ जरूर आएगा, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और जो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता तीनों कालों को देखने वाला, तो फिर इसका ऑप्शन बन जाता त्रिकालदर्शी, ठीक है। तो आपको त्रिकालदर्शी है और इसमें से याद रखना है, इसने कहा तीनों कालों को जानने वाला, तो जहाँ जानने की बात आएगी वहाँ अज्ञे की बात आएगी, ठीक है। अज्ञे शब्द बाद में जरूर लगे, तो त्रिकालज्ञ होगा ये आपका 99, ठीक है। संस्कृति शब्द का विशेषण क्या है। देखो संस्कृति शब्द का विशेषण बताना है। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता को बताएं, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताएं। देखो संस्कृति तो एक संज्ञा है, ठीक है, लेकिन संस्कृति शब्द का विशेषण पूछा है इसने, तो विशेषण बनेगा सांस्कृतिक। जैसे हम कहते हैं ना सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेना, ठीक है, तो सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी कि वो कार्यक्रम की विशेषता बता रहा है कि जो आपका कार्यक्रम है वो सांस्कृतिक है, कल्चरल है, ठीक है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट एंड लास्ट 100 क्वेश्चन। सप्त प्लस ऋषि इससे बनी संधि है। देखो मैं सप्त ऋषि की बात बताऊं तो मैं ए प्लस ऋषि मिलकर आपका अर हो जाता है, अर, ठीक है। तो ये आपके अंदर इसके अंदर गुण संधि होती है, ठीक है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, तो उसके अंतर्गत ये आती है गुण संधि, यण संधि और, ठीक है। तो ये दीर्घ संधि, ये 5 होती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, आपका यण संधि, अयादि संधि, वृद्धि संधि। तो ये स्वर संधि के भेद होते हैं, व्यंजन संधि ये अलग होती है। तो सप्तऋषि में आपकी गुण संधि है, ठीक है। तो देखिए साथियों ये आपका प्रैक्टिस सेट काफ़ी इंपॉर्टेंट था और ये कंप्लीट हो गया है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमारे बीएड मतलब बीएड एंट्रेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनुज जीएस अकेडमी, ठीक है, अनुज जीएस अकेडमी से जुड़ सकते हैं। ये हमारा एक ऐप है और हमारे मतलब चैनल का नाम भी यही है। वहाँ पे हमने इस ऐप में सब कुछ डाल दिया है, जो बीएड के एंट्रेंस में 4 चीज़ें आती हैं, ठीक है, जो हमें पता है रीजनिंग, हिंदी और आपका जो जीएस और जो आपका एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि ग्रेजुएशन में आपने जो भी किया है, मान लिया आपने आर्ट साइड से ग्रेजुएशन किया है या फिर साइंस से किया है, तो इसमें इस प्रकार 400 क्वेश्चन मतलब 400 नंबर के 200 क्वेश्चन आते हैं, 2 पेपर होते हैं 100 नंबर के, ठीक है। तो आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए जी, अगर इसके बावजूद आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट बचता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।